रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिजली के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसी चीज जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बिल्कुल बेसिक से। कभी सोचा है कि अगर बिजली न हो तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? मतलब सोचकर देखिए, न कोई लाइट, न फोन चार्ज होगा, न इंटरनेट चलेगा, सब कुछ, लिटरली सब कुछ रुक जाएगा, है ना? इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये बिजली है क्या और ये काम कैसे करती है। तो बिजली को समझने के लिए हमें सबसे पहले मतलब बिल्कुल जड़ से शुरू करना होगा, और वो जड़ है विद्युत आवेश। जी हाँ, जिसे हम इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये आवेश या चार्ज आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये हर पदार्थ की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे घरों में जो तार होते हैं ना, उनके अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, बस तैयार बैठे रहते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है ये चार्ज। तो जब ये चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स बहना शुरू करते हैं ना, बस उसी बहाव को हम बिजली कहते हैं। अच्छा, इसको और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण आपको पूरा चैप्टर समझने में मदद करेगा। सोचिए कि जो बिजली का तार है वो एक पानी का पाइप है, ठीक है? और उस पाइप के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो पानी ही हमारा चार्ज है। बस इस पाइप और पानी वाली बात को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आगे सब कुछ इसी से जुड़ा है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पाइप मतलब तार में पानी यानी चार्ज मौजूद है। लेकिन जब ये पानी बहना शुरू करेगा तब क्या होगा? बस यहीं से एंट्री होती है हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। तो ये विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कुछ और नहीं, बस चार्ज के बहने की रफ्तार है। मतलब चार्ज कितनी तेजी से बह रहा है। अगर हम अपने पानी वाले पाइप पर वापस चलें तो पाइप में पानी का होना हो गया चार्ज, लेकिन जब वो पानी बहने लगता है, उस बहाव की जो रफ्तार है वही है विद्युत धारा। कितना पानी कितनी देर में बह रहा है, बस यही है करंट। और हाँ, हम इसे नाप भी सकते हैं। अगर हमें पता करना है कि करंट कितना है, तो हम बस ये देखते हैं कि एक फिक्स टाइम में, मान लीजिए 1 सेकंड में, कितना चार्ज बहेकर निकल गया। लॉजिक बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा चार्ज कम टाइम में बहेगा, करंट उतना ही ज्यादा होगा। और इसी लॉजिक से निकलकर आता है हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी फॉर्मूला, I = Q/T। अब यहाँ देखिए, I का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट है एम्पेयर। Q का मतलब है हमारा चार्ज, जिसकी यूनिट है कूलम्ब, और T का मतलब है टाइम, जिससे हम सेकेंड्स में लेते हैं। ये छोटा सा फॉर्मूला, यकीन मानिए, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये एम्पेयर आखिर है क्या? देखिए, ये करंट को नापने की SI यूनिट है। मतलब जब भी कोई कहता है ना कि 1 एम्पेयर का करंट बह रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि तार के किसी एक पॉइंट से हर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज गुजर रहा है। That's it। ओके, तो अब तक हमने क्या समझा? हमने चार्ज को समझा, और जब वो बहता है तो उसे करंट कहते हैं, ये भी समझ लिया। लेकिन अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आता है कि ये चार्ज बहेगा कहाँ? भाई, इसे बहने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए ना, और वो भी ऐसा रास्ता जो पूरा हो, कहीं से भी टूटा फूटा ना हो। और इसी रास्ते को हम कहते हैं विद्युत परिपथ या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें 2 शब्द सबसे जरूरी हैं, याद रखिएगा। सतत मतलब कंटिन्यूअस, और बंद मतलब क्लोज्ड। अगर ये रास्ता कहीं से भी टूट गया, मतलब ओपन हो गया, तो करंट बहना बंद हो जाएगा। चलिए फिर से अपने पानी वाले पाइप के उदाहरण पर चलते हैं। तो सर्किट क्या है? सर्किट बिल्कुल हमारे घर की पाइपलाइन की तरह है। जैसे पानी टंकी से निकलकर पाइप के रास्ते नल तक आता है और फिर वापस एक रास्ते से चला जाता है। ये जो पूरा बंद सिस्टम है ना, यही एक सर्किट है। अब एक सिंपल से सर्किट में कुछ बहुत जरूरी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो चाहिए एक सोर्स, जैसे कि एक सेल या बैटरी। इसका काम है चार्ज को धक्का देना। फिर हमें चाहिए एक लोड, जैसे कि एक बल्ब, जो इस करंट की एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। इन सबको जोड़ने के लिए चाहिए तार, जो कि हमारा रास्ता है। और हाँ, सबसे जरूरी एक स्विच। ये समझ लीजिए कि ये सर्किट का ट्रैफिक पुलिस है, जो बताता है कि करंट को कब बहना है और कब रुकना है। तो चलिए अब जरा इस स्विच के काम को ही समझते हैं। ये स्विच ही है जो सर्किट की 2 मेन स्टेट्स को कंट्रोल करता है। एक है खुला परिपथ और दूसरा बंद परिपथ। यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाएगा।
देखिए, जब स्विच ऑन होता है तो उसे हम कहते हैं बंद परिपथ या क्लोज सर्किट। इसका मतलब है कि रास्ता पूरा जुड़ गया है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, और जैसे ही रास्ता पूरा होता है करंट बहने लगता है और बल्ब जल जाता है। दूसरी तरफ जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो हम रास्ते में एक ब्रेक डाल देते हैं। इसे कहते हैं खुला परिपथ या ओपन सर्किट। रास्ता टूट गया तो करंट बह नहीं सकता और बल्ब बंद हो जाता है। सिंपल है ना? तो आज हमने बिजली के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा, चार्ज, करंट और सर्किट। लेकिन जाते जाते एक मजेदार सवाल छोड़ जाता हूँ। अगर करंट इलेक्ट्रॉन्स के बहने से बनता है और ये इलेक्ट्रॉन्स असल में बहुत धीरे, मतलब चींटी की चाल से चलते हैं, तो फिर जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं लाइट तुरंत कैसे जल जाती है ना? सोचने वाली बात। खैर, इसका जवाब भी बहुत दिलचस्प है जो हम समझेंगे अपने अगले पार्ट में। तो पार्ट 2 के लिए रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार। पिछले सेशन में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट की, यानी चार्ज के बहाव की। पर इससे एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है जो इन चार्जेस को एक तार में दौड़ाता है? मतलब वो पुश कहाँ से आता है जो उन्हें आगे बढ़ाता है? तो चलिए इसी को समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के पीछे इस धक्के वाली ताकत को समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 पानी की टंकियां हैं और वो एक पाइप से जुड़ी हुई हैं। अब पानी कब बहेगा? जाहिर है तभी बहेगा जब एक टंकी में पानी का लेवल या कह लीजिए प्रेशर दूसरी टंकी से ज्यादा हो, है ना? अब मजे की बात ये है कि पानी की यही कहानी बिल्कुल बिजली पर भी लागू होती है। जैसे प्रेशर का डिफरेंस पानी को बहाता है, वैसे ही चार्ज के प्रेशर में एक डिफरेंस होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और यही इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाता है। तो ये जो चार्ज के प्रेशर का डिफरेंस है ना, इसी कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अब इसको थोड़ा ठीक से मतलब फॉर्मली डिफाइन करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ प्रेशर का अंतर नहीं है, ये असल में वो एनर्जी या वो काम है जो एक यूनिट चार्ज को सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में लगता है। अब सबसे जरूरी बात ये है कि इस काम को, इस वर्क को हम नापते कैसे हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क और चार्ज, इन तीनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो एक बहुत ही सिंपल और बढ़िया से फॉर्मूला में बंधा हुआ है, और वो फॉर्मूला है V = W/Q। बहुत सिंपल। यहाँ V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, W मतलब वर्क डन यानी किया गया काम, और Q का मतलब है चार्ज। बस इसी फॉर्मूले से हम उस इलेक्ट्रिक पुश को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस इन 3 चीजों को समझ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क और चार्ज, तो आप उस इलेक्ट्रिक पुश को आसानी से नाप सकते हैं। अच्छा, फॉर्मूला तो पता चल गया, पर इसे नापते किस यूनिट में है? चलिए देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को नापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है वोल्ट। आपने सुना ही होगा, पर सवाल ये है कि आखिर 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? और यहीं पे हमारा फॉर्मूला काम आता है। देखिए, 1 वोल्ट का सीधा सा मतलब है जब 1 कूलम चार्ज को मूव करने में 1 जूल का काम किया जाता है। बस 1 वोल्ट = 1 जूल पर कूलम। ठीक है, तो अब हमें कॉन्सेप्ट भी पता है और यूनिट भी, लेकिन असली सर्किट में इस पोटेंशियल डिफरेंस को मापेंगे कैसे? क्या कोई खास डिवाइस है इसके लिए? हाँ, बिल्कुल है। पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए एक खास डिवाइस का इस्तेमाल होता है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं। तो देखिए, वोल्टमीटर का काम है 2 पॉइंट्स के बीच के पुश या पोटेंशियल डिफरेंस को नापना, और इसे सर्किट में हमेशा पैरेलल में यानी समांतर क्रम में लगाया जाता है। मतलब जिन 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस जानना है, ये उनके अक्रॉस कनेक्ट होता है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समराइज कर लेते हैं। पहली बात, करंट को बहने के लिए एक पुश चाहिए। दूसरी बात, यही पुश पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे हम V से दिखाते हैं। तीसरी, ये असल में पर यूनिट चार्ज पर किया गया काम है, यानी V = W/Q। और आखिर में इसे नापने के लिए हम वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि वोल्टेज वो धक्का है जो चार्ज को आगे बढ़ाता है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई चीज धक्का दे रही है तो कोई चीज उसे रोकने की, उसमें रुकावट डालने की कोशिश भी तो करेगी, है ना? तो ये रुकावट क्या है, ये सवाल उठाएंगे हम अपनी अगली बातचीत में। रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज समझते हैं बिजली के एक ऐसे सिद्धांत को जिसे सच कहूं तो इस पूरे चैप्टर का दिल माना जाता है। तो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं भाई? चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये नियम
इलेक्ट्रिक सर्किट्स को समझने के लिए इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये नियम असल में वोल्टेज और करंट के बीच एक बड़ा ही सिंपल और पक्का रिश्ता बताता है। मतलब अगर एक चीज बदलती है तो दूसरी कैसे बदलेगी, इसका अंदाजा हम पहले से ही लगा सकते हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? पानी का नल। जरा सोचिए, नल पर आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, पानी उतनी ही तेजी से बाहर आएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल यही चीज होती है सर्किट में। जितना ज्यादा वोल्टेज, उतनी ही ज्यादा करंट की धारा बहेगी। एकदम सिंपल। अब फिजिक्स की दुनिया में इस रिश्ते को हम लिखते कैसे हैं? वेल, उसके लिए हमारे पास है ये खास निशान अल्फा। इसका सीधा सा मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी सीधे समानुपाती। आसान भाषा में कहें तो अगर वोल्टेज डबल हुआ तो करंट भी डबल हो जाएगा, वोल्टेज आधा तो करंट भी आधा, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, ये रिश्ता तो समझ आ गया, पर क्या हम इसे देख भी सकते हैं? बिल्कुल। और जब हम इसे एक ग्राफ पर बनाते हैं ना, तो एक बहुत ही क्लियर, एक बहुत ही साफ पैटर्न निकलकर सामने आता है। ये देखिए, यही है वो ग्राफ। ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हैं, यही इस बात का पक्का सबूत है कि वोल्टेज और करंट का रिश्ता एकदम सीधा और सच्चा है। और एक चीज पर गौर कीजिए, ये लाइन बिल्कुल जीरो से, यानी ओरिजिन से शुरू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, दोनों एक ही स्पीड से बढ़ते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी, इस रिश्ते को एक प्रॉपर फॉर्मूले में कैसे बदलें? तो देखिए, फिजिक्स में एक रूल है, जब भी हम इस प्रोपोर्शनल टू वाले निशान को हटाकर इक्वल टू का निशान लगाते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट, मतलब एक स्थिरांक से गुणा करना पड़ता है। ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। और हाँ, ये जो कांस्टेंट है, ये कोई ऐसी वैसी रैंडम वैल्यू नहीं है। ये उस कंडक्टर, उस तार की अपनी एक खास प्रॉपर्टी, उसकी अपनी एक पहचान को दिखाता है, जिससे होकर करंट बह रहा है। और इसी कांस्टेंट को, इसी खास प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं आर। और आर का मतलब है रेजिस्टेंस। हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिरोध। तो ये हमारी कहानी का एक नया और बहुत ही जरूरी किरदार है। तो आखिर ये रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए, ये किसी भी मटेरियल की वो आदत है, या कह लें वो जिद है, जो करंट के बहाव को रोकती है। ये उस रास्ते का स्पीड ब्रेकर है जो कहता है, भाई जरा धीरे। और मजे की बात तो ये है कि हर मटेरियल की रोकने की ये ताकत अलग अलग होती है। जैसे चांदी को देखिए, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, वो करंट को बड़े आराम से रास्ता दे देती है, इसीलिए तो वो बेस्ट कंडक्टर है। वहीं दूसरी तरफ लोहा थोड़ी ज्यादा रुकावट पैदा करता है। तो सीधी सी बात है, मटेरियल का नेचर ही डिसाइड करता है कि उसका प्रतिरोध, उसकी रुकावट कितनी होगी। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरी कहानी को रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1, हमने देखा कि वोल्टेज और करंट पक्के दोस्त हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। स्टेप 2, हमने उनके रिश्ते को ग्राफ पर देखा, जो एक सीधी लाइन निकली। और स्टेप 3, हमने इस दोस्ती को एक पक्के फॉर्मूले में बांध दिया, जो है V = IR। चलिए अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब मैं कमेंट्स में जरूर देखना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर किसी कंपोनेंट का VI ग्राफ सीधी लाइन की जगह एक कर्व होता, एक घुमावदार लाइन होती, तो उसके रेजिस्टेंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या वो बढ़ रहा है, या घट रहा है, या फिर कुछ और ही हो रहा है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, फिजिक्स को इसी तरह मजेदार तरीके से समझने के लिए रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कभी सोचा है कि फोन का चार्जर इतना पतला सा क्यों होता है और फ्रिज का तार इतना मोटा? ये कोई डिजाइन की बात नहीं है, इसके पीछे है प्योर साइंस। आज हम इसी साइंस को समझेंगे, जानेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो बिजली के रास्ते को मुश्किल या आसान बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा मेन सवाल यही है, जो हम सब अपने घरों में देखते हैं, कोई तार मोटा, कोई पतला, आखिर ऐसा क्यों है? इस सीधे से सवाल का जवाब छिपा है बिजली के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में, और ये कॉन्सेप्ट हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। अच्छा, तो उन तारों वाले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, हमें पहले इस कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलना होगा, और वो कैरेक्टर है प्रतिरोध, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। आप इसे बिजली के रास्ते का एक स्पीड ब्रेकर या विलन समझ सकते हैं, जिसका काम ही है फ्लो को रोकना। तो टेक्निकली ये प्रतिरोध है क्या? देखिए, ये किसी भी कंडक्टर यानी चालक का वो गुण है जो अपने अंदर से बहने वाले चार्ज के फ्लो को रोकता है, उसका विरोध करता है।
मतलब ये उस मटेरियल की अपनी एक कह सकते हैं अंदरूनी आदत है जो बिजली को आसानी से बहने नहीं देती। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं, एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए बिजली का फ्लो एक हाईवे पर चल रहा ट्रैफिक है, तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध है उस हाईवे पर लगा हुआ ट्रैफिक जाम। जैसे जाम में गाड़ियां धीरे हो जाती है ना, ठीक वैसे ही प्रतिरोध की वजह से बिजली का फ्लो यानी करंट धीमा हो जाता है। ध्यान रहे, चार्ज रुकता नहीं है, बस उसका रास्ता मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो रुकावट है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम उन दो फैक्टर्स को देखते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, मतलब तार की लंबाई और उसकी मोटाई। इसको ऐसे समझिए, अगर आपको एक छोटी सी गली पार करनी हो और एक लंबी मैराथन दौड़नी हो, किसमें ज्यादा दिक्कत होगी? जाहिर है मैराथन में। बिजली के साथ भी बिल्कुल यही होता है। तार जितना लंबा होगा, रास्ता उतना ही लंबा, और रास्ते में रुकावटें भी उतनी ही ज्यादा, मतलब ज्यादा प्रतिरोध। तो रूल बड़ा सिंपल है, तार की लंबाई जितनी ज्यादा, प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे गैजेट्स के तार जरूरत से ज्यादा लंबे नहीं बनाए जाते, ताकि पावर लॉस कम से कम हो। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर, यानी तार की मोटाई पर। फिर से अपने ट्रैफिक वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। सोचिए एक 8 लेन का चौड़ा हाईवे और एक पतली सी संकरी गली। ट्रैफिक कहां से ज्यादा आसानी से निकलेगा? ऑब्वियसली हाईवे से। मोटे तार बिजली के लिए उसी चौड़े हाईवे की तरह हैं। जगह ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स को बहने के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है, मतलब भीड़ कम और प्रतिरोध भी कम। तो यहां से हमें क्या समझ आया कि तार जितना मोटा होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है, और यही वजह है कि एसी या फ्रिज जैसे हैवी अप्लायंसेस जो ज्यादा करंट खींचते हैं, उनके तार मोटे होते हैं, ताकि प्रतिरोध कम हो, तार गर्म ना हो और सब कुछ सेफ रहे। पर रुकिए, बात सिर्फ लंबाई और मोटाई की नहीं है। एक तीसरा फैक्टर भी है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है तार किस चीज से बना है, मतलब अ कंडक्टर का मटेरियल। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास 4 तार हैं। चारों की लंबाई और मोटाई बिल्कुल सेम है, एकदम आइडेंटिकल, पर एक लोहे का है, दूसरा तांबे का, तीसरा एल्यूमिनियम का और चौथा चांदी का। तो क्या सब में से करंट एक ही स्पीड से बहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर मटेरियल का बिजली को लेकर अपना अलग ही मिजाज होता है, और मटेरियल के इसी अंदरूनी गुण को, इसी मिजाज को नापने के लिए फिजिक्स में एक टर्म है प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी। इसे हम ग्रीक लेटर रो या रो से दिखाते हैं। ये किसी भी मटेरियल की, आप कह सकते हैं, नेचुरल रोकने की क्षमता है। ये बताती है कि वो मटेरियल कुदरती तौर पर करंट को कितना रोकता है। जैसे अगर हम चांदी या तांबे को देखें तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, मतलब ये बिजली के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसे बड़े आराम से बहने देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रबर को देखिए, इसकी रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा है कि ये बिजली के फ्लो को लगभग पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। इसीलिए तो तारों के ऊपर रबर की कोटिंग होती है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने लंबाई की बात की, मोटाई की बात की और मटेरियल की अपनी फितरत की भी बात की। फिजिक्स इन तीनों चीजों को एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला में बांध देती है, और ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला, R = ρL/A। अरे घबराइए नहीं, ये बस वही सब बातें हैं जो हमने अभी सीखी हैं। रेजिस्टेंस R बराबर है मटेरियल की रेजिस्टिविटी ρ गुणा लंबाई L, और इसे भाग दिया गया है तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया A से, मतलब उसकी मोटाई से। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं इस टेबल के साथ। रेजिस्टिविटी ρ और लंबाई L का प्रतिरोध R के साथ सीधा रिश्ता है। ये दोनों बढ़ेंगे तो R भी बढ़ेगा, जबकि एरिया A यानी मोटाई का उल्टा रिश्ता है। तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। सिंपल। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए, जरा सोचिए, इन सब बातों को जानने के बाद टोस्टर या इलेक्ट्रिक हीटर जैसी चीजों में जो गर्मी पैदा करती हैं, उनमें प्योर मेटल की जगह एलॉयज यानी मिश्र धातुओं का इस्तेमाल क्यों होता है? इसका जवाब हमारी आज की पूरी डिस्कशन में ही छिपा है। सोचिएगा जरूर। रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सबका स्वागत है। कभी बिजली का बिल हाथ में लेकर सोचा है कि भाई ये जो यूनिट लिखा है इसका मतलब क्या है, और ये कंपनियां आखिर इसका हिसाब लगाती कैसे हैं? तो चलिए आज इसी बिजली के बिल के रहस्य को सुलझाते हैं। हर बिल पर ये यूनिट्स तो लिखे होते हैं, पर असल में ये हैं क्या चीज? इस सवाल का जवाब ना शक्ति यानी कि पावर की समझ में छिपा हुआ है।
तो हमारे इस रहस्य की जो पहली कड़ी है वो है विद्युत शक्ति। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो रफ्तार है जिससे कोई भी उपकरण, कोई भी अप्लायंस बिजली की ऊर्जा को इस्तेमाल करता है। इसको ना ऐसे समझिए कि कोई उपकरण बिजली के लिए कितना प्यासा है। जितनी ज्यादा उसकी शक्ति होगी वो उतनी ही ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करेगा। सिंपल। अच्छा, तो अब शक्ति को मापते कैसे हैं? इसका एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। P बराबर है VXI, यानी पावर बराबर है वोल्टेज गुणा करंट। और यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा बिल टिका होता है। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि पावर निकालने के और भी तरीके हैं, जैसे P = I²R या P = V²R। लेकिन देखिए, फॉर्मूला कोई भी हो, इसका नतीजा हमेशा एक ही इकाई में मापा जाता है, और वो है वॉट। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि हर उपकरण की अपनी एक वॉट क्षमता होती है, लेकिन बिल तो वॉट का नहीं आता, वो तो यूनिट का आता है। तो चलिए देखते हैं कि ये वॉट और यूनिट का रिश्ता जुड़ता कैसे है। और यहीं पर सारा रहस्य सुलझ जाता है। देखिए, एक यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट घंटा। ये शक्ति और समय का बस एक मेल है, मतलब कितनी शक्ति कितने समय तक इस्तेमाल हुई, यही है पूरी कहानी। तो बस फिजिक्स का जो किलोवाट घंटा है ना, वही हमारे बिल पर यूनिट बनकर छप जाता है। दोनों बिल्कुल एक ही चीज हैं। इसे ही कमर्शियल यूनिट कहते हैं। अब जब सारे टुकड़े जुड़ ही गए हैं, तो चलिए एक आसान से रोजमर्रा के उदाहरण से इस पहेली को हमेशा के लिए हल कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है और उसकी पावर रेटिंग है 1000 वॉट। अब इस हीटर को एक तय समय के लिए चलाया जाता है, और वो समय है ठीक 1 घंटा। ज्यादा नहीं, कम नहीं, पूरा 1 घंटा। तो देखिए, 1000 वॉट को जब 1 घंटे तक इस्तेमाल किया गया तो वो बन गया 1000 वॉट घंटे। और 1000 वॉट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट। तो ये बन गया 1 किलोवाट घंटा, यानी कि ठीक 1 यूनिट। बस यही तो है पूरी कैलकुलेशन। देखा, ये एक आसान सा फॉर्मूला समझकर बिजली के इस्तेमाल पर कितना बेहतर कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि घर के दूसरे उपकरणों पर ये चीज कैसे लागू होती है। ये चार्ट देखिए, कितना साफ साफ दिखा रहा है। 1 घंटे गीजर चलाने से बिल पर इतना ज्यादा असर क्यों होता है? क्योंकि वो 2000 वॉट का है। और वहीं एक LED बल्ब जो सिर्फ 10 वॉट का है, घंटों तक चलने पर भी ज्यादा फर्क नहीं डालता। सारी की सारी बात पावर की है। ये एक बहुत गहरी बात बताता है। पता है, हम जिस ऊर्जा का बिल देते हैं वो सिर्फ उस उपकरण का काम नहीं करती, बल्कि उसका कुछ हिस्सा गर्मी पैदा करने में भी खर्च हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत से वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है? तो बस ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, विद्युत शक्ति यानी वॉट, ये उपकरण की स्पीड है। दूसरा, विद्युत ऊर्जा यानी किलोवाट घंटा, ये कुल इस्तेमाल है। तीसरा और सबसे जरूरी, 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट होता है। और चौथा, इसका हिसाब। ऊर्जा निकालने के लिए बस शक्ति को किलोवाट में और समय को घंटों में गुणा कर दीजिए। बस बिजली का बिल अब कोई पहेली नहीं रहा। तो अब जब ये गणना समझ आ गई है, तो घर में मौजूद उपकरणों की पावर रेटिंग देखकर बिजली की खपत के बारे में बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। नीचे कमेंट्स में बताइए कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहेंगे। अगर ये समझना आसान लगा तो रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ध्यान दिया है कि फोन का चार्जर इस्तेमाल करते करते गर्म क्यों हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके पीछे फिजिक्स का एक बड़ा ही मजेदार प्रिंसिपल छुपा है। चलिए आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ चार्जर की नहीं है। लैपटॉप हो, टीवी हो या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लगभग हर चीज इस्तेमाल होने पर थोड़ी बहुत गर्मी पैदा करती है। तो क्या इसका मतलब है कि वो खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल नियम का नतीजा। तो आखिर ये गर्मी आती कहाँ से है? इसका जवाब है एक शब्द में, प्रतिरोध। जी हाँ, विद्युत प्रतिरोध। यही वो वजह है जो हमारे डिवाइसेस में गर्मी पैदा करती है। अब ये प्रतिरोध है क्या? इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी भीड़ भाड़ वाली गली से निकलने में हमें मुश्किल होती है, एक रुकावट महसूस होती है। ठीक वैसे ही जब करंट किसी तार से गुजरता है तो उसे भी एक रुकावट का सामना करना पड़ता है।
फिजिक्स की भाषा में इसी रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसे समझने का एक और भी आसान तरीका है। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ कर देखिए। गर्मी महसूस हुई? बस तार के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। करंट के बहाव में जो घर्षण या रुकावट होती है वही गर्मी पैदा करती है। अब मजे की बात यह है कि इस गर्मी को हम माप भी सकते हैं। एक बहुत ही ब्रिलियंट फिजिसिस्ट थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिन्होंने ये पता लगाया कि आखिर ये गर्मी कितनी पैदा होती है, और उन्हीं के सम्मान में इस नियम को जूल का नियम कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन पावरफुल फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला हमें एग्जैक्टली बताता है कि किसी तार में कितनी गर्मी पैदा होगी, और ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। चलिए इस फॉर्मूला के हर हिस्से को एक एक करके समझते हैं कि ये गर्मी पर कैसे असर डालता है। अब इस फॉर्मूला में जो सबसे जरूरी बात है वो है I का स्क्वायर। यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि हीट और करंट का रिश्ता सीधा साधा नहीं है। अगर आप करंट को डबल यानी 2 गुना करते हैं तो हीट डबल नहीं बल्कि 4 गुना हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, प्रतिरोध और समय का मामला थोड़ा सिंपल है। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ज्यादा गर्मी पैदा होगी, और जितनी देर तक करंट बहेगा उतनी ही ज्यादा गर्मी। ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो क्या ये गर्मी हमेशा बेकार ही जाती है? क्या ये सिर्फ एनर्जी का वेस्टेज है? जी नहीं, कभी कभी यही बेकार गर्मी हमारे बहुत काम आती है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बल्ब। असल में आइडिया ये था कि क्यों ना किसी ऐसी चीज को ढूंढा जाए जो बहुत ज्यादा गर्म होने पर पिघले नहीं बल्कि रोशनी देने लगे, मतलब गर्मी को ही रोशनी में बदल दिया जाए। और वो जादुई चीज निकली टंगस्टन। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक जरा देखिए, 3380 डिग्री सेल्सियस। ये इतना ज्यादा तापमान है कि ये पिघलने के बजाय एकदम तेज रोशनी के साथ चमक उठता है। तो बल्ब का डिजाइन है तो बड़ा सिंपल, पर है बड़ा कमाल का। करंट टंगस्टन के पतले से तार, जिसे फिलामेंट कहते हैं, से गुजरता है और उसे इतना गर्म कर देता है कि वो चमकने लगता है। और हाँ, बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गॉन जैसी गैसें भरी जाती हैं ताकि फिलामेंट फौरन जलकर खत्म ना हो जाए। तो अभी हमने देखा कि कैसे हीट का इस्तेमाल रोशनी पैदा करने में होता है, पर क्या आप जानते हैं कि इसी हीट का इस्तेमाल चीजों को बचाने के लिए भी होता है? जी हाँ, और उस छोटे से हीरो का नाम है फ्यूज। फ्यूज एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो खराब हो जाए। सुनने में अजीब है ना? पर ये खुद की कुर्बानी देकर हमारे महंगे अप्लायंसेस को बचाता है। तो इसका राज क्या है? राज है इसकी बनावट में। फ्यूज का तार एक खास मटेरियल से बनता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जबकि हमारे अप्लायंस का तार हाई टेम्परेचर झेलने के लिए बना होता है। ये एक सोचा समझा डिजाइन है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए अचानक से बहुत ज्यादा करंट आ गया, तो सबसे पहले फ्यूज का तार तेजी से गर्म होगा, और क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है ये पिघल जाएगा। तार टूटा और सर्किट भी टूट गया। बस बिजली का फ्लो रुक गया और हमारा अप्लायंस बच गया। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। चार्जर से निकलने वाली गर्मी जो हमें बेकार लगती थी, असल में वही प्रिंसिपल हमारे घरों को रोशन करता है और हमारे उपकरणों की हिफाजत भी करता है। तो अगली बार जब चार्जर गर्म लगे तो याद रखिएगा, ये फिजिक्स का एक छोटा सा जादू है। हमारे साथ अगले पार्ट के लिए बने रहने के लिए रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, और वो है प्रतिरोधों का संयोजन। मतलब हम ये जानेंगे कि बिजली के उपकरणों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, और ये जानना इतना जरूरी क्यों है। चलिए एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब घर में एक लाइट बंद करते हैं तो क्या पूरा घर बंद हो जाता है? नहीं ना, पंखा, टीवी सब चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसी क्यों का जवाब आज के इस डिस्कशन में छुपा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले तरीके की, जो है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे हम इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। अब ये श्रेणी क्रम होता क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है एक ही लाइन में एक के बाद एक चीजों को जोड़ देना। आप इसे ऐसे समझिए कि करंट के पास चलने के लिए सिर्फ एक ही सिंगल लेन सड़क है, कोई मोड़ नहीं, कोई दूसरी गली नहीं, बस सीधा एक रास्ता।
और जाहिर सी बात है, जब सड़क ही एक है तो उस पर चलने वाला ट्रैफिक यानी हमारा इलेक्ट्रिक करंट वो तो हर जगह सेम ही रहेगा ना। ये सीरीज सर्किट का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है कि करंट हर कंपोनेंट से, हर उपकरण से बिल्कुल एक जैसा बहेगा। लेकिन वोल्टेज का क्या होता है? यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। वोल्टेज जो है वो बट जाता है। मतलब जो टोटल वोल्टेज सोर्स से आ रहा है वो हर उपकरण में थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। किसके हिसाब से? उनके अपने अपने रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के हिसाब से। तो फिर अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो? अरे वो तो बहुत ही आसान है। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस जितने भी रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3 सबको सीधा सीधा जोड़ दीजिए। सिंपल एडिशन। इसका सबसे बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? दिवाली की लाइटें, वो जो झालर होती है, देखा है ना? सारे छोटे छोटे बल्ब एक ही तार में एक के बाद एक लगे होते हैं। अब सोचिए, अगर उनमें से एक भी बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होता है? रास्ता टूट गया, करंट आगे जा ही नहीं पाएगा और बस पूरी की पूरी लड़ी बंद हो जाती है। यही है सीरीज कनेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एक खराब तो सब खराब वाली प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? वेल, इसका सलूशन है दूसरा तरीका, जिससे हम कहते हैं पार्श्वक्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए अब इसको समझते हैं। पार्श्वक्रम में क्या होता है? हम चीजों को एक लाइन में नहीं जोड़ते, बल्कि उन्हें अलग अलग ब्रांच में या कह लीजिए अलग अलग लाइनों में जोड़ते हैं। अब करंट के पास एक सिंगल लेन सड़क नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेन हाईवे है। उसके पास बहने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं और बस यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। याद है सीरीज में वोल्टेज बंट रहा था, यहाँ उल्टा है। पैरेलल में वोल्टेज हर ब्रांच में हर उपकरण को बिल्कुल सेम मिलता है, पूरा का पूरा, और इसी वजह से हर अप्लायंस अपनी फुल पावर पर काम कर पाता है। हाँ, लेकिन इस बार करंट का बंटवारा होता है। जो मेन करंट सोर्स से आ रहा है वो हर ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हाईवे पर आने वाला ट्रैफिक अलग अलग लेन्स में बंट जाता है। तो सीरीज का ठीक उल्टा, वहाँ करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड, यहाँ वोल्टेज सेम, करंट डिवाइड। अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। ये सीधा सीधा नहीं जुड़ता। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस का उल्टा यानी उसका रेसिप्रोकल सभी अलग अलग रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के जोड़ के बराबर होता है। और बस यही है हमारे घरों की वायरिंग का सीक्रेट। जो सवाल हमने शुरू में पूछा था उसका जवाब यही है। हमारे घर में पंखा, बल्ब, एसी, फ्रिज सब कुछ पैरेलल में जुड़ा होता है। सब अपनी अपनी अलग ब्रांच पर हैं। तो अगर एक बल्ब फ्यूज हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? बाकी डिवाइसेस का रास्ता तो खुला है, उनका सर्किट तो कंप्लीट है, इसलिए वो आराम से चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है अब तक पिक्चर काफी क्लियर हो गई होगी। लेकिन चलिए एक बार दोनों को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि घरों के लिए पैरेलल कनेक्शन ही क्यों बेस्ट है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। देखिए, करंट सीरीज में सेम, पैरेलल में डिवाइड होता है। वोल्टेज सीरीज में डिवाइड होता है, पैरेलल में सेम रहता है। और सबसे बड़ी बात, फेलियर। सीरीज में एक खराब हुआ तो सब बंद, जबकि पैरेलल में बाकी सब काम करते रहते हैं। तो बताइए कौन बेहतर है? फैसला बिल्कुल साफ है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? यही कि घरों में पैरेलल वायरिंग का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये हर डिवाइस को इंडिपेंडेंटली यानी आजादी से और सबसे जरूरी सही वोल्टेज पर काम करने की सहूलियत देता है। और ये चीज सिर्फ पैरेलल में ही मुमकिन है। ठीक है, तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। जो सबसे जरूरी बातें हमने आज सीखी हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। बस 3 की पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। पहला, सीरीज यानी सिंगल पाथ, एक रास्ता। अगर ये रास्ता कहीं से भी टूटा तो खेल खत्म, सब कुछ बंद। दूसरा, पैरेलल यानी मेनी पार्ट्स, बहुत सारे रास्ते। एक रास्ता बंद भी हो गया तो कोई बात नहीं, करंट दूसरे रास्तों से चला जाएगा। और तीसरा, इसी इंडिपेंडेंस की वजह से हमारे घरों की वायरिंग हमेशा पैरेलल में होती है। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। हमने कहा कि घर की वायरिंग पैरेलल होती है ताकि सब डिवाइस आजाद रहें। तो फिर एक सिंगल मेन स्विच या फ्यूज, जो कि असल में पूरे घर के साथ सीरीज में लगा होता है, वो पूरे घर की बिजली को एक साथ कैसे बंद कर देता है या प्रोटेक्ट करता है? जरा सोचिएगा इसके बारे में। इस तरह के और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ जुड़े रहिए।